आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं 9वीं क्लास के इतिहास के पहले चैप्टर की, जिसका है रूस की क्रांति। इस चैप्टर में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो संक्षिप्त क्वेश्चन है। ठीक है, 60 से 80 शब्दों के। पहला क्वेश्चन है इसमें, रूसों का परिचय दो और बताओ कि फ्रांस की क्रांति में उसकी क्या भूमिका थी। सबसे पहले तो रूसो कौन था? रूसो एक व्यक्ति था। रूसो कौन था? एक व्यक्ति था जो एक बड़ा विचारक था, बहुत बड़ा, या उसे महान विचारक भी बोल सकते हैं। उसका प्रभाव फ्रांस की जनता पर और बाकी लेखकों पर तथा विचारकों की तुलना में सबसे अधिक पड़ा। यानी वहाँ पे जितने भी लेखक थे, जितने विचारक थे, उनके मुकाबले रूसो का जो प्रभाव है वहाँ की जनता पर ज़्यादा, फ्रांस की जनता पर ज़्यादा पड़ा। उसकी पुस्तक का नाम है सामाजिक समझौता। ठीक है, उसके द्वारा उस पुस्तक में उन्होंने जो विचार लिखे थे अपने, और उन विचारों को जो लोगों ने पढ़ा, उन लोगों के अंदर क्रांति के लिए प्रेरित करने की भावना प्रकट हुई। उसने लोगों के सामने एक ऐसे समाज की स्थापना करने का विचार रखा जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्राप्ति हो। ऐसी आशा की कि जो भी समाज बनेगा उस समाज में लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए और बराबर का न्याय मिलना चाहिए। इसके इस नवीन विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया, जिससे लोगों में क्रांति करने की भावना ज़्यादा जाग गई। तो पहला क्वेश्चन तो ये, रूसो कौन था? तो रूसो एक महान विचारक था जिसका प्रभाव फ्रांस की जनता पर सबसे ज़्यादा पड़ा। दूसरा क्या है, इसकी एक पुस्तक थी सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता जो था, उसमें उस पुस्तक के मामले से या पुस्तक के हवाले से लोगों के अंदर क्रांति ज़्यादा प्रेरित हुई। ठीक है, उनने फिर कैसे समाज की स्थापना करी जिसमें लोगों को क्या मिले? समानता, स्वतंत्रता और न्याय की आशा। ठीक है, इसी नवीन विचारों ने क्रांतिकारी का विस्फोट किया। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है मांतेस्क्यू का परिचय दो। यानी मांतेस्क्यू कौन थे और बताओ कि फ्रांस की क्रांति में उनकी क्या योगदान थी, या उनकी क्या भूमिका थी। ठीक है, मांतेस्क्यू कौन थे? मांतेस्क्यू राजनीतिक विज्ञान के एक महान ज्ञाता थे। यानी उनके बाद राजनीति की बहुत सारी जानकारियाँ थी। वह राजा के देवी अधिकारों का कड़ा विरोधी थे। यानी जो उस समय के जो राजा थे वो ये बोलते थे कि हम भगवान के समान हैं, तो वो ऐसी जो प्रथा चल रही थी उन प्रथाओं के कड़े विरोधी थे। उसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज में शासन से भ्रष्टाचार को दूर करने तथा शासन के विभिन्न अंग जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि के एक दूसरे के पृथक करने पर जोर दिया। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसके माध्यम से वो यूँ बोलते हैं कि जो शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार को अलग करो। अलग करने का जो तरीका है वो ये है कि विधानमंडल को, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को स्वतंत्र कर दो। तीनों एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंधित नहीं होने चाहिए। अगर तीनों अलग अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे, तो वे अपने सभी कार्यों में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकेंगे और लोगों को सही न्याय मिलेगा। इस प्रकार की जो शक्ति है, विभाजन का सिद्धांत देकर उसने जनता को निरंकुश शासन के विरुद्ध तैयार किया कि अगर ऐसा शासन रहेगा तो वहाँ पे सभी लोग खुश रहेंगे और किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जाएगा कि उसे दबाया जाए, ठीक है, धमकाया जाए और उसका शोषण किया जाए। तो ये मांतेस्क्यू के विचार थे। मांतेस्क्यू का विचार क्या था? नंबर 1 कि वो जो राजा है वहाँ का, उस राजा का जो देवी अधिकार है कि वो देवी का पुत्र है या भगवान के बराबर है, ऐसा ख़त्म कर दिया जाए। और उन्होंने अपने बुक के हवाले से ये 3 बातें, जो विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों को स्वतंत्र करने की बात करी, जिससे लोगों को सही प्रकार से न्याय मिल सके।
अब तीसरा व्यक्ति कौन है? वाल्टेर। वाल्टेर का परिचय दो और बताओ कि उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी। वाल्टेर एक क्रांतिकारी था। कौन था? क्रांतिकारी था और लेखक भी था। उसने चर्च और राजा की बुराइयों को जनता के सामने कटु सत्य के रूप में रख दिया। उसने जो भी राजा था या जो चर्च के जो भी अधिकारी होते हैं, उन सब की जितनी बुराइयां थी, उन बुराइयों को बिल्कुल साफ साफ लोगों के सामने रखा। और उसका विश्वास था कि प्राचीन प्रथाएं, जो पुरानी प्रथाएं हैं, अंधविश्वास हैं, कट्टरताएं हैं, वो उनको उखाड़ फेंकेगा उखाड़ फेंकेगा। लेकिन उखाड़ फेंकना जब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये जो नवयुवक है, ठीक है, वो उनका जो उनके यंग उस समय जनरेशन थी, वो उनका साथ ना दे। इसलिए उन्होंने लोगों के सामने ये सारी बातें खोल के रखी, ठीक है, उखाड़ फेंके बिना नवयुग के। और उनका ये भी मानना था कि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये भ्रामक जो भी चीज़ें हैं, प्रथाएं, कुरीतियाँ, रीतियाँ, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी तब तक एक नए युग का आरंभ नहीं होगा। अतः क्रांति आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। ये वाल्टेर थे, ठीक है। वाल्टेर ने क्या बोला है? वाल्टेर ने राजा और चर्च की बुराइयां रखी हैं सामने, जिससे और उन्हें विश्वास था कि जो प्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, कट्टरताएं, ये जब तक यहाँ से गायब नहीं होंगी तब तक एक नए युग का शुरुआत नहीं होगा। और इस प्रकार उन्होंने क्रांति की पृष्ठभूमि का तैयार करी। अब आती है बात, चौथा क्वेश्चन हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय दो। उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी? फ्रांस की क्रांति में उसकी क्या भूमिका थी? नेपोलियन फ्रांस का एक महान सेनापति था, ठीक है। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का एक महान सेनापति था। उसने क्रांति के दिनों में फ्रांस की मान काफ़ी समय तक ऊंचा किया। यानी फ्रांस की जो इज्जत है या फ्रांस की जो गर्वीयता है, उस गर्वीयता को उसने बनाए रखा, गर्व को बनाए रखा। उसने उसको बिगड़ने नहीं दिया। उसके नाम को उसने फ्रांस के नाम पर 4 चांद लगा दिए। एक समय ऐसा भी था कि यूरोप के सब देश उसके नाम से कांपते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के यूरोप के जितने भी देश थे वो डरते थे उससे, फ्रांस की सेना से, फ्रांस के सेनापति से, जिसका नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। मनुष्य होने के नाते उसकी शक्तियाँ सीमित थी। भगवान तो था नहीं वो, तो क्या थी? उसकी शक्तियाँ सीमित होती हर इंसान की तरह। इसलिए अंत में उसे यूरोप के संगठित शक्ति के सामने झुकना पड़ा। सन 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई और वो वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हुई और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के टापू में भेज दिया गया, जहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो मारा गया। कब मारा गया? 1821 में। कहाँ मारा गया? सेंट हेलेना के टापू में। वहाँ कैसे पहुँचा वो? 1815 में वाटरलू की जब लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? क्या होगा आंसर? 1821 में। कहाँ हुई? सेंट हेलेना टापू में, ठीक है। कहाँ हुई? सेंट हेलेना टापू में। उसे बंदी कब बनाया गया? उसे बंदी बनाया गया 1815 की लड़ाई में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा वर्ग स्टेट की व्याख्या करो। क्या है? तीसरा वर्ग स्टेट क्या था? ठीक है, तीसरा वर्ग स्टेट क्या था उसके बारे में बताओ। तो तीसरा वर्ग स्टेट 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत थी, तो फ्रांसीसी जो समाज था उसे एक विशेष अधिकार प्राप्त था, ठीक है, ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था। साधारण वर्ग में बटा हुआ था। साधारण वर्ग जिसमें कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसको किसी विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त, तीसरा वर्ग कहलाता है। यानी तीसरा वर्ग कौन होता है? तीसरा वर्ग वह वर्ग होता है जिसे किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार या विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरे वर्ग में अच्छा आता कौन कौन है? तीसरे वर्ग में आता है किसान, मजदूर, दस्तकार। दस्तकार कौन होते हैं? जिनके पास अपने हाथों का हुनर होता है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, ठीक है, डलिया बनाना, चर्मकार, जूते चप्पल बनाने वाला, ठीक है, ये सारे होते हैं दस्तकार। तो ये दस्तकार थे। तथा मध्य वर्ग के लोग जैसे अध्यापक,
टीचर, वकील, राइटर, ठीक है, असैनिक अधिकारी आदि लोग शामिल थे। इन सभी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इन लोगों ने फ्रांस की क्रांति में विशेष अधिकार वर्ग का विरोध किया कि जो फ्रांस की क्रांति उसमें ये बोला कि जिन जिन लोगों के पास ये विशेष अधिकार है, ऐसे विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो तीसरे वर्ग में कौन कौन आता है? तीसरे वर्ग में आता है किसान, मजदूर, दस्तकार, मध्यकार, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, लेखक, असैनिक आदि। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रांस की क्रांति में विशेष अधिकार वर्ग का विरोध किया। ठीक है, कन्वेंशन और डायरेक्टरी के विषय में 60 से 80 शब्दों के बारे में बताओ। कन्वेंशन क्या होता है और डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी क्या होती है? नीदरलैंड में फ्रांस की सेनाओं की हार हुई। कहाँ पर? कन्वेंशन की बात हो रही है, कन्वेंशन की बात हो रही है। क्या? नीदरलैंड में फ्रांस की सेनाओं की हार हुई। इसका उत्तरदायी जो था, उत्तरदायी क्रांतिकारियों ने लुई को ठहराया। किसको ठहराया? कि नीदरलैंड में फ्रांस की जो सेनाओं की हार हुई है, उस हार के पीछे जो उत्तरदायी है वो कौन है? लुई है, और उसे उसके पद से हटा दिया गया। तथा कन्वेंशन की बैठक हुई, एक मीटिंग हुई 20 सितंबर 1792 में, ताकि नया संविधान बनाया जा सके जिससे राजतंत्र खत्म हो जाए और लोकतंत्र स्टार्ट हो जाए। ठीक है, डायरेक्टरी क्या होता है? अच्छा, डायरेक्टरी क्या होता है? रोब्सपियरे तथा उसके साथियों को मृत्युदंड देने के बाद देश का नया संविधान लिखा गया। किसको? रोब्सपियरे और उसके साथियों को मृत्युदंड देने के बाद एक नया संविधान लिखा गया। इस संविधान में जो उस समय देश का शासन 5 डायरेक्टरों और एक समिति के हाथ में सौंप दिया गया। 5 डायरेक्टर थे और एक समिति थी। सन 1795 से 1799 ईस्वी तक जो डायरेक्टरों ने फ्रांस पर शासन किया, 95 से 99, 4 साल डायरेक्टरों ने फ्रांस पर शासन किया। परंतु नेपोलियन के प्रभुत्व में आ जाने पर पहले उसने डायरेक्टरी के एक काउंसिल के रूप में काम किया, परंतु 1804 में इस डायरेक्टरी को भंग करके उसने अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ये 4 क्वेश्चन। अगली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इन क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ना एक बार, और जो समझ में ना आए तो आप मैसेज करना, बताना, मैं उसे और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपके लाइक और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमारे को उससे हिम्मत मिलती है, जिससे हम और ऐसी वीडियो को बना के दे सकें। तो हमारी हिम्मत को बरकरार रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।